बहुत गहरा सवाल मैंने पूछा आपसे। भाईजान ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पहली फिल्म में शाहरुख खान मेन लीड कर रहे थे और दूसरी में आपने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। यार मेरे तो मतलब वो भी सपने पूरे हुए जो मैंने देखे नहीं। जज साहब आपसे ये सवाल करेंगे, फिर आप बोलिएगा कि मेरे पापा का सपना था, मैं बड़ा होकर ऐसे बनूंगा। फैमिली मैन से मैंने सिर्फ हासिल किया है, गेन किया है। वो बोल रहे हैं ऐसे कैसे, और मेरा बीच बीच में फोन बज रहा है जिसका रिंगटोन है कुकड़ू कुकड़ू। नितिन नाम के लोग ठीक ठाक होते हैं। वो तो फिल्म है, वो मेरा पहला प्यार है। तो घर जाके आपने कभी नहीं कहा अम्मी आज मेरे को मटन खाने का है? ये मतलब नुक्ते इनको दुखते क्यों हैं इतने, मुझे मतलब पता नहीं। एक टीवी एंकर को मैंने देखा था कोई रियलिटी शो में, मतलब सिंगिंग कंपटीशन वाला, आपके गले में आज कुछ जहां नहीं होता है वहां पे लगा देते। जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी जब, और मैं वहां जाता हूँ ग्लास में पत्थर डाल के हिलाता हूँ और कुछ भी मतलब जो मन में आ रहा है बजा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उसको बार बार पूछता हूँ कैसा लगा। हाँ? मैं तो ये बोलता हूँ नजला है, फिर मैं बोलता हूँ मेरा जॉर्ज क्लूनी लुक है। आप तो एकदम खतरनाक जॉर्ज क्लूनी जोन है ना, और मैं तड़प रहा हूँ कि कब मेरे ग्रे होने शुरू। वक्त है एक ब्रेक का, टाइम का। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराने में एक मीम बड़ा पॉपुलर है कि लुक ऑन योर कीबोर्ड बिटवीन एच एंड एल, तो आपको मिलता है जेके। शाहरी वाजपेयी, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस। पहला सवाल मैं सीधे दागता हूं आपसे कि सचिन तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन है कि शाहिद अफरीदी? भाईजान ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। तो ये अब इसी से शुरू करते हैं बातचीत अपनी, ठीक है? कि ये जो इतना पॉपुलर हुआ कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, और वो फिल्म ने पिकअप बहुत लेट किया फिल्मिस्तान ने जी। तो आपकी पहली फिल्म थी? मेरी पहली फिल्म इन द मेन लीड थी। पहले जब तक है जान। पहली फिल्म में शाहरुख खान मेन लीड कर रहे थे और दूसरी में आपने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। यस। है ना? तो ये जो सीन है, मैं इस पर वापस आता हूँ। फिल्म में काम आपने किया ऑब्वियसली, पर कि भाई कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। ये इतना पॉपुलर हुआ जब ये आप कर रहे थे, और ये बड़े इनोसेंटली बहुत क्यूट तरीके से कहा गया भाई ये बाकी सब ठीक है, मैं खिड़की में से झांक के बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। फिल्म ने भी और इस मीम ने भी बहुत लेट पिकअप किया ऑब्वियसली, लेकिन इसकी वजह से पीपल वेंट बैक टू फिल्मिस्तान, ढूंढ के कि कहाँ है यार, कौन सी फिल्म है, देखें जरा क्या है। तो जब ये आई तब आपका जो एक्सपेक्टेशन रहा होगा और फिल्म से जो रिएक्शन मिला मार्केट से वो, और जब ये पॉपुलर हुआ कि भाई कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, तब आपने जो देखा कि यार ये फिल्म पे अब लोग वापस जा रहे हैं, तो एज एन एक्टर क्या फील था, क्योंकि पहली फिल्म लीड में थी? एक तो ये जब मीम लोगों ने यूज करना शुरू किया, मतलब काफी सालों से अभी हो रहा, वो भी मतलब कुछ 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ उसको। हर मीम में मतलब वो बीच में डाल देते हैं भाई नहीं कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो वो जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। बट ये फिल्म जो है वो मतलब इट डिजर्व अ लॉट मोर देन जस्ट अ मीम, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने बहुत एक अच्छी फिल्म बनाई थी और उसे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। थोड़ा धीरे धीरे उसका फैन बेस बढ़ा है। जब सैटेलाइट पे आई तो थोड़ा और बड़ा, फिर जब लोगों ने टॉरेंट पे डाउनलोड करना शुरू किया तो और बड़ा, फिर OTT पर भी आई। इस वक्त कहीं पर नहीं है, यूट्यूब पर है अभी। यूट्यूब पे है, लेकिन एक बहुत खराब प्रिंट, अजीब सा प्रिंट है। बहुत धुंधला सा प्रिंट है। और वो अभी तक किसी ने क्यों उसको निकाला नहीं है, वो मुझे पता नहीं। पर अगर अभी किसी को देखनी हो तो कैसे देखेगा कोई आदमी? अब तो वही टॉरेंट डाउनलोड ही करना पड़ेगा ना। डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने तो फिल्म ही बोला है कि फिल्म पहुंचनी चाहिए, वो किसी भी जरिए पहुंचे। तो ये फिल्म पहुंच गई लोगों तक पहुंची। और मतलब जब ये फिल्म का तो मतलब जब से शुरू हुआ है किस्सा, तभी से इस फिल्म ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जब फेस्टिवल्स में दिखाई गई तो वो जो फेस्टिवल की जर्नी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और मुझे ऐसा लगा था कि जब सिनेमा हॉल में आएगी तो मतलब अपन तो गर्दा मचा देंगे, मतलब एकदम ऐसा हो गया था। लेकिन जब सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई तब वो हंगामा नहीं हुआ जैसा कि फिल्म फेस्टिवल्स में हुआ करता था, क्योंकि शायद वहाँ की ऑडियंस अलग होती है और यहाँ कुछ टिकट लेके आते हैं और जानते नहीं थे नया हीरो था। हाँ वही, और हीरो भी जो था वो जो एक टिपिकल डेफिनेशन ऑफ हीरो है उससे बिल्कुल अलग था। मतलब एक तरफ ऋतिक रोशन अगर टिपिकल लुक का एक एक्सप्रेस, ये बहुत रियल छोटा सा आदमी है, उसकी और एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी तब जब तक देखूंगा नहीं कैसे पता लगेगी मुझे।
तो ये भी एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि यार फिल्मिस्तान मिली कैसे, क्योंकि जब तब तक ये मापदंड सेट हो गए थे, हमारे पैमाने जो थे इस इंडस्ट्री के कि भाई हीरो तो ऐसा होता है। फिल्मिस्तान असल में हम लिख रहे थे साथ में, हाँ। तीन जिन्होंने फिल्म लिखी है, डायरेक्ट की है। तो मैंने डायलॉग्स लिखे हैं फिल्मिस्तान के। तो जब हम काम कर रहे थे स्क्रिप्ट के ऊपर, तो नितिन ने एक बार बोला था कि यार ये रोल तेरे लिए एकदम सॉलिड सूट कर रहा है तेरे को। तो मुझे लगा कहाँ ये अपनी पहली फिल्म डायरेक्टोरियल डेब्यू है, उसमें मुझे कहाँ कास्ट करेगा, वो खाली दोस्त के हिसाब से ऐसे ही बोल रहे। और जब नितिन को प्रोड्यूसर मिल गया तो उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा मेन लीड के लिए भी, तो मैं एकदम और कई लोग उसके इस डिसीजन पर मतलब खिलाफ भी थे इस डिसीजन के, क्योंकि लोगों ने उसको, जो शुभचिंतक होते हैं उन्होंने बोला कि इसको कास्ट मत कर, बट वो बहुत कन्विंस्ड था मुझे लेकर। नितिन नाम के लोग ठीक ठाक होते हैं। ये मैं जानता हूँ। मेरी लाइफ में नितिन का तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब कंट्रीब्यूशन है, रोल है। मतलब हम बहुत जिगरी दोस्त हैं और उसकी बदौलत मुझे फिल्मिस्तान मिली है। तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मतलब ऐसी कोई फिल्म मैं करूंगा जिसमें मुझे मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट का किरदार निभाने का मौका मिलेगा, जो ये एक तरीके से मतलब फिल्मों का ट्रिब्यूट है वो, एक्चुअली फिल्मों के ऊपर। हाँ, और शूटिंग पे जा रहे हैं, राजस्थान गए, वहाँ ये हुआ, फिर वहाँ मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है हर वक्त उसमें हो रहा है। और वो नेशनल अवार्ड जीतती है वेस्ट हिंदी फिल्म का, काफी फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है, वहां पर काफी अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो ऐसी फिल्म का मैं इतना मतलब अहम हिस्सा रहूंगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक जाकिर खान का एक बहुत बढ़िया मुझे उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि यार मेरे तो मतलब वो भी सपने पूरे में जो मैंने देखे नहीं तो ये मेरे साथ में भी फिल्मिस्तान मेरा वही सपना है। फिल्मिस्तान के बाद उसी के बाद उस दौरान OTT स्पेस खुलना शुरू हुआ था। और जो मैंने जैसे आप इंट्रोडक्शन किया कि भाई ऑन योर कीबोर्ड सर्च बिटवीन HNL तो JK आता है। अच्छा, इससे पहले JK का जो, अगर आप बोलिए JK, तो आपको डागा सेठ, JK, वो 80s 90s की अमिताभ की फिल्म है कि साहब कोई स्मगलर होगा, उस टाइप का नाम है। सडनली एक JK छोटा सा आदमी है तलपड़े, वो काम कर रहा है। तो फैमिली मैन OTT स्पेस में जब आप फैमिली मैन पे काम शुरू हुआ और आप कास्ट हुए, डिड यू एवर थिंक कि यार मैं लीड रोल करके आया हूँ और मैं फिल्में कर रहा हूँ और ये OTT स्पेस में जा रहा हूँ और मैं JK का एक कैरेक्टर है, और विल दैट बिकम योर आइडेंटिटी? यू नो, इट हैज बिकम योर आइडेंटिटी। जैसे हर आदमी का एक होता है ना, गब्बर की, अमजद खान की आइडेंटिटी गब्बर ही थी। वो कुछ भी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं उनकी कई और फिल्मों का बड़ा मुरीद हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। कुर्बानी है, शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने जो काम किया, बहुत शानदार काम किया उन्होंने, लेकिन वो गब्बर ही है। वो JK का एक ठप्पा जो बेताल बैठ गया कंधे पे आपके, ये कैसे हुआ? मतलब नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये बेताल हमेशा बैठा रहे। कि मेरा मतलब मेरी जिंदगी को एक नया जीवन दान दिया है JK ने। तो मुझे लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद तो भाई अब तो रोड एकदम स्मूथ होगा, लाइन लग जाएगी और वैसा हुआ भी। बट पता नहीं क्या ऊपर वाले का मतलब वो था, मतलब क्या डेस्टिनी थी, कुछ समझ में नहीं आया। मैं आज तक उस चीज को मतलब सुलझा नहीं पाया हूँ, उस गुत्थी को, कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब फिल्मिस्तान जैसी फिल्म के बाद में भी मुझे मतलब जो चीज मैं चाह रहा था वो नहीं हुई। और इनफैक्ट कुछ अच्छी फिल्में साइन भी की थी मैंने। एक निखिल अडवाणी साहब मेरे साथ में एक फिल्म बनाने वाले थे जिसमें मैं मेन लीड कर रहा था, वो फिल्म शुरू होने से पहले ही शेल्व हो गई। एक और फिल्म थी, मैं मनोज सर के साथ एक फिल्म कर रहा था, वो फिल्म भी शूट पर अगले दिन हम पहुंचने वाले थे, फ्लाइट की टिकट्स भी आ गई थी, क्रू वहां पहुंच गया, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म शेल्व हो गई। शेल्व हो गई। और कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म की थी जो इसमें मैं मेन लीड में था, तो वो कुछ आधे में बंद पड़ गई, कुछ बन के रेडी थी लेकिन रिलीज नहीं हो रही थी क्योंकि अपन कोई फेस नहीं थे वैसे। और एक इंडिपेंडेंट फिल्म को रिलीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आज की डेट में भी, आज तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो उस वजह से मुझे बड़ा मतलब मैं बहुत फिर से ऑडिशंस, फिर से रिजेक्शन। अच्छा, उस दौरान बाकी काम जो आप करते थे, जो मैं आपसे बात ऑब्वियसली करूंगा, ये करना चाहूंगा कि लोग आपको सिर्फ खासकर इंडस्ट्री के बाहर के लोग आपको एज एन एक्टर पहचानते हैं, पर ये एक्टर ने बिहाइंड द कैमरा भी काफी काम किया है। तो बिफोर द फिल्म्स हैपेंड,
उस दौरान ऑब्वियसली वो सब काम भी रुक गया था क्योंकि आप एज एन एक्टर ही। हाँ वही तो, कोई मुझे अगर राइटिंग के लिए बुलाता था तो मैं उसको मना कर दे अपना कि यार अब तो मैं एक्टर हूँ, तो मैं कहाँ हूँ। लेकिन फिर भी कुछ एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि यार फिर मैंने वापस से कुछ राइटिंग असाइनमेंट्स ले लिए थे, क्योंकि और वो भी वो रियलिटी शोज में लिखना, और जिसमें कुछ लिखने के लिए। जज साहब आपसे ये सवाल करेंगे फिर आप बोलिएगा कि मेरे पापा का सपना था मैं बड़ा होकर ऐसे बनूंगा, उस टाइप के नहीं, उसमें जो एंकर लिंक्स होते हैं कि और मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो वो टाइप के मतलब, तो वो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था उन दिनों में, और कुछ बहुत अच्छी फिल्मों के मैं बहुत करीब पहुंचा, लेकिन वो मतलब मिल नहीं पाई मुझे वो फिल्में अल्टीमेटली। तो बहुत इतना हो गया था कि यार मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई बहुत ही अच्छी चीज का ऑफर भी आता था ना, तो मुझे लगता था कि ये होने नहीं वाला, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। हाँ बस इतनी चीजें कैंसिल हो गई है, कुछ फंस जाएगा। ये तो मतलब मुझे एक बार याद है, मुझे लखनऊ सेंट्रल के लिए मुझे उनके डायरेक्टर ने बुलाया कि आई वांट टू नरेट द स्टोरी टू यू। मैं तो बहुत खुश हो गया, अरे यार ये मतलब सीधा कहानी नरेट कर रहे हैं, यानी कि चीजें होने वाली है। हाँ ही बोलूंगा। तो और उन्होंने कहानी सुनाई, मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसमें उन्होंने बोला कि लेकिन ना देयर इज वन थिंग, क्योंकि निखिल सर, फरहान सर, आप सब आपका ऑडिशन देखना चाहते हैं। बोले यार ये ऑडिशन की बात है बीच में। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और रिजेक्ट हो गया उसमें। और मेरे जिस रोल के लिए मैंने ऑडिशन दिया था वो दीपक डोबरियाल साहब ने किया। हाँ तो ये वो जो जेल में बैंड बनाते हैं वो वाली फिल्म है। हाँ तो ये तो मतलब ऐसी कुछ और भी चीजें थी, कुछ अच्छी फिल्में जिनको मैं मतलब जिसके ऑडिशन भी मैंने बहुत अच्छे दिए थे। इसका तो मैंने अच्छा ऑडिशन नहीं दिया था, मुझे याद है, लेकिन तो वो जब नहीं होती थी तो मुझे बहुत अफसोस होता था। और जैसे ही जब फैमिली मैन का ऑडिशन आया तो मुझे लगा यार ये भी कहीं मतलब हाथ से न निकल जाए। और फिर मतलब बट जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे एक अंदर से लगा कि यार आज बहुत तगड़ा ऑडिशन हुआ है। जब आपको खुद लगता है कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो थोड़ा उस दिन जरा आम को लगता है कि हाँ, मजा आया कुछ। अंदर से एहसास होता है। तो लेकिन हफ्ता 10 दिन हो गया, कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि एक अच्छे ऑडिशन के बाद आपका फोन पे बार बार नजर जाती है कि यार कब कॉल आएगा वहां से। लेकिन वो तो मोबाइल के दिन थे, पहले तो लैंडलाइन के पास आदमी बैठा रहता था ऐसे करके कि अब बजेगा। वो तो और फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा, मतलब लैंडलाइन के पास, क्योंकि आपका हिल नहीं जा सकते आप। हाँ तो फिर मैं वेट कर रहा था, फिर एक दिन फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें मतलब ऑडिशन तो बहुत पसंद आया, और वो पहले बंगाली कैरेक्टर, हाँ घोष नाम का, और मैंने तो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सेंट में किया था। तो उन्होंने बोला कि तू बंगाली तो लगता नहीं है, तो कौन से रीजन में फिट कर सकते हैं। मैंने बोला मैं मुंबईया हूँ, महाराष्ट्रन हूँ, और मतलब मराठी बोल लेता हूँ। तो वो चीज़ उन्हें पसंद आई, और फिर वो घोष जो है वो जेके बन गया। और मुझे एक जो इंट्यूशन था कि यार ये अगर चीज़ मिली तो जिंदगी में कुछ मूवमेंट आएगा, और वो मेरा इंट्यूशन एकदम करेक्ट निकला। फैमिली मैन के आते ही माशाल्लाह मतलब भगवान की कृपा से मतलब चीज चली। तो उस वक्त लेकिन शायद घर पे वक्त थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, योर वाइफ वाज नॉट वेल। नहीं, एक और चीज में मतलब जो आपका सवाल था, हाँ, कि आपने जेके, बोला कि जेके हाँ, जो है मतलब वो एक सपोर्टिंग रोल था मेन लीड करने के बाद में। हाँ तो मेरे हिसाब से मैं उस वक्त तो वैसे भी मतलब बिल्कुल भी बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला एक तो मामला था, और ऊपर से मतलब ये तो रोल बहुत ही कमाल का लिखा हुआ कैरेक्टर था, और एक टीम थी इतनी जबरदस्त, राजन डीके, मनोज सर, और पूरे जितनी कास्ट सबके सब, प्रियामणि, श्रेया, सनी, और ये ऐसे दोस्त मेरे बने जो मतलब ताउम्र मेरे साथ में रहेंगे। तो मेरे लिए तो मतलब फैमिली मैन से मैंने सिर्फ हासिल किया है, गेन किया है, मुझे मतलब इट्स अ विन विन फॉर मी। इनफैक्ट एक नई लाइफ मिली है। लोगों ने जब पहली बार पहचानना शुरू किया, जो मुझे लगा था कि फिल्मिस्तान से होगा, हाँ। फिल्मिस्तान से इंडस्ट्री में एक पहचान हुई, और लेकिन जनता तक जो मैं पहुंचा वो फैमिली मैन, वो जेके ही पहुंचा है, वो जेके नहीं पहुंचाया मुझे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का जिन्होंने मुझे मतलब इस रोल के लिए मतलब मुझे कास्ट करने में
योगदान जो उन्होंने दिया। उन्होंने घोष को जेके बना दिया, और क्या उसको चाहिए। जेके बना दिया वही। नहीं नहीं, क्या हो रहा है, सीजन 3 आ रहा है इसका? हाँ, अभी हमने जस्ट शूट खत्म किया है। मैंने तो कुछ इस साल के आखिर उड़ते उड़ते सुना है कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में शूट हुआ है, इतना तो बता हाँ सकते हाँ, वो हैं। तो हुआ है, वो तो हमने शूट में भी मतलब बोला सब ही। जगह पर सोशल मीडिया पे भी डाला है, हाँ। गया हुआ ही है। तो आ जाएगा साल के अंत तक। इंशाल्लाह, हाँ, साल के इस साल आ जाना चाहिए। कब आएगा एग्जैक्ट महीना तो वो तो मुझे नहीं पता। तो अब जो मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे कि जब ये आपको जेके आपकी जिंदगी में आया, तो आपकी पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में उथल पुथल थी थोड़ी सी, काम की तो थी काम तो की थी, पैसों की थी, हाँ। ऊपर से फैमिली में एक और टेंशन था। टेंशन था। तो जब वाइफ वाज नॉट वेल, आई थिंक शी वाज गोइंग थ्रू दिस होल फेज ऑफ कैंसर थिंग, राइट? तो वो जो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि तो जेके ऑब्वियसली एक तरह का मतलब वरदान था कि यार एक तो काम अच्छा मिल गया, पैसे आएंगे थोड़े से, पर वो जो टैकलिंग उस दौरान में जब आदमी की मानसिक स्थिति ये होती है कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, मैंने ये काम भी छोड़ दिया है, और घर पे ये भी एक लाइफ में एक और टेंशन आया, तो टैकल करना कैसे एज अ फैमिली एंड पर्सनल लाइफ में, कि वो एक क्राइसिस होता है ना, कई बार होता है कि यार आप अपना काम का स्ट्रेस भी घर लेके जाते हो, जाहिर सी बात है, और घर पे एक ऑलरेडी जो पार्टनर इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस, एंड शी वाज योर पार्टनर बिफोर यू बिकेम अ स्टार, बिफोर यू बिकेम अ नोन एक्टर, राइट? आपकी शादी तो पहले हो गई थी, तो वो कैसे टैकल किया गया घर में सब चीजें? वो टैकल किया, मतलब हिम्मत मर्दा से मदद खुदा। वो पूरा, मतलब मेरी बेगम जो है बहुत हिम्मत वाली है। जिस वक्त पे हमें उसको मतलब हौसला देना चाहिए था, उसने हम सबको हौसला दिया, क्योंकि मैं मतलब बहुत हिल गया था, बट वो मतलब बहुत शी इज रॉक सॉलिड। और थैंकफुली मतलब उस वक्त फैमिली मैन का शूट चल रहा था जब ये न्यूज़ आई, और एक फिल्म के डायलॉग्स लिख रहा था मैं उस वक्त नोटबुक के। तो ये दोनों चीज़ों से मतलब मैंने उनको बोला कि प्रोड्यूसर से कि थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा, तो वो दोनों ने मतलब मुझे बहुत खुशी एडवांस दिया। नितिन डायरेक्ट कर रहा था नोटबुक को, हाँ। तो नितिन से मैंने बोला और उसने मतलब अरेंज करवाया पूरा एडवांस। मैंने डीके से बात की। आज भी मुझे याद है जब मैंने फ़ोन किया था तो मैं एकदम पागलों की तरह बात करते करते मैं रोने लग गया था, और डीके ने उसी दिन मतलब पैसे अरेंज करवाए थे, और बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, और वो फर्स्ट टाइम था, और मतलब कैंसर आया और मेरा करियर अच्छा टेक ऑफ हो गया, और उस तो मतलब ऊपर वाला एक चीज़ दी और दूसरी चीज़ में ऐसा, तो वो हमारी लाइफ, पूरी फैमिली लाइफ तो चेंज हो गई उसके बाद में काफ़ी, जब से ये सी वर्ड एंटर हुआ लाइफ में। लेकिन फैमिली मैन चल पड़ा, मेरा करियर चल पड़ा, और उसकी वजह से मतलब एक कभी उस चीज़ की ये तकलीफ नहीं होगी यार अब कि मतलब इसके लिए हाँ, इससे पैसे मांगने हैं, एंड प्लस टचवुड सब कुछ ठीक ठाक रहा, हाँ। और उस मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, मतलब उन्होंने, उनके चेहरे पे कभी वो नज़र नहीं आता कि अब 5 सर्जरीज हो चुकी हैं इतने सालों में, मतलब 2018 से आज तक में, लेकिन वो अभी भी मतलब एकदम बहुत ही पॉजिटिव हैं और हमेशा मुस्कुराती हैं। और नहीं, हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि वो आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे और आप उनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल बन के रहे, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक। का तो सबसे बड़ा मतलब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वही है, क्योंकि एक्टिंग का भी जो डिसीजन था वो उनके बगैर मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, और सारे अगेंस्ट थे मेरे उस डिसीजन के सिवाय मतलब मेरी बेगम के। तो उस वक्त भी उन्होंने सपोर्ट किया था। इट वाज अ बिग लीप, बहुत बड़ा डिसीजन था भाई। आप अच्छा खासा एक काम कर रहे थे, और आपने कहा कि नहीं मैं तो, और मौका मिला, तो मौका भी मिल गया, तो खैर अरे ये बात करते हैं कि MTV बकरा इम्प्रॉम्प्टू था, और कोई जिसका बकरा बनाया जा रहा है उसको बिल्कुल उसका कोई इल्म नहीं होता था, दूर तक रत्ती भर भी। और मैंने सबका जाके असली में बकरा बनाया है, कोई रिग्ड या किसी को पहले से पता था, ऐसा कोई जबरदस्ती की एक्टिंग नहीं हो रही वहाँ पे, वाकई सिर्फ मैं था जो एक्टिंग कर रहा था। तो एक आध कोई किस्सा MTV बकरा का कोई आपको जो बड़ा मजा आया? सबसे पहला बकरा मैंने जो किया था, हाँ। 2-3 है, जिसमें से एक ये जब मैंने जो पहला वाला, क्योंकि वो पहला वाला तो थोड़ा हमेशा खास होता है जी, और वहां से मुझे लगा कि मेरे को वाकई एक्टिंग भी थोड़ी आती है, क्योंकि उसके पहले मैं
मतलब कुछ कुछ काम, जैसे ही मैं एमटीवी में घुसा था लोगों ने मुझसे एक्टिंग करवानी शुरू कर दी थी, लेकिन वो कभी सरदार बन गया, कभी वो कुछ मारवाड़ी टाइप का कुछ कैरेक्टर बन गया, और वो फनी स्केच हाँ, कॉमेडीज में मतलब हाँ। वो कैरेक्टर्स कर और वो इंडियन टेलीविजन के लिए नया नया पागलपन था ना, वो कुछ हाँ। की चलो वाकी करते हैं, कुछ हाँ, कुछ ये तो वो करते हैं। सब उसमें एमटीवी में हो रहा था। तो फिर बकरा जब मैंने किया तो जो डायरेक्ट वसंत वॉल्सन जो है वो है मतलब उनका बेबी है अच्छा। एमटीवी बकरा। तो वो रात को कुछ 1-2 बजे मुझे फोन किया उन्होंने कि शारिब तू कर लेगा ना, क्योंकि हम लोग, मेरा काम उन्होंने कभी देखा नहीं था, खाली किसी ने बोला था कि यार ये अच्छा कर लेता है, एक बार इसको ट्राई कर। तो एक रेड एफएम के आरजे हैं मनीष वलीचा, उनका मुझे बकरा बनाना था, और मैं एक परकशनिस्ट बन के गया। श्रीधर पार्थ सारथी, मुझे अब तक नाम भी याद है। 2003 में हमने वो बकरा शूट किया था। और मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि मेरा जो है पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते हैं, और वो थोड़ा सा सनकी सा है, तो यू जस्ट डील विद हिम, यू नो, थोड़ा इंटेलिजेंटली। तो और मैं वहां जाता हूँ, ग्लास में पत्थर डाल के हिलाता हूँ, और कुछ भी मतलब जो मन में आ रहा है बजा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उसको बार बार पूछता हूँ कैसा लगा। वो क्या बोल, पसीने छूट रहे हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और मैंने उसको इतना, उसके नाक मतलब कान लाल हो चुके हैं गुस्से में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक तरह का बोला गया कि मेरा पॉलिटिकल वो है, और मतलब मेरे चाचा जी मिनिस्टर हैं, और वो भी मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। तो वो जो बकरा हुआ, जब मैंने ब्रेक किया बकरा की, इट्स अ बकरा, तो वो ऐसा मतलब फटा होगा वो, खतरनाक। तो वो मुझे बहुत, और जब ये पूरा शूट होकर जब ऑफिस पहुंचा, तो पूरा एमटीवी ऑफिस जो है सबने साथ में बैठ के देखा, हमारे बॉस ने देखा, साइरस ओशीदार ने, और एवरीबडी वाज सो हैप्पी विद माय वर्क। मेरे को उस दिन पहली बार इतनी खुशी हुई कि यार, नहीं तो एज एन एक्टर रिकग्निशन था भाई, वो तो परफॉर्मेंस थी मेरे लिए तो। और मुझे लगा कि यार, और फिर लोग मुझे और बहुत सारे बकरा फिर मैंने शूट किए, और जब भी मुझे, और दूसरे लोग भी मुझे कुछ ना कुछ एक्टिंग के लिए बुला लेते थे, तो जब भी मैं एक्टिंग करने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था यार आज तो मेरी एक छुट्टी एक्स्ट्रा है सैटरडे संडे के अलावा। मजा आ रहा है काम करने में, आता था मुझे बहुत, मतलब कैमरे के सामने जो मुझे खुशी मिलती थी। अच्छा, इसमें जो इम्प्रोवाइज, एहसान लॉय का, हाँ वही मैं पता है, लॉय का, सॉरी एहसान का बकरा बनाया था, और उसमें मैं वहां पर एक म्यूजिक डायरेक्टर बन के जाता हूँ, कंपोजर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ, सब कुछ हूँ, और मैं अपने कुछ बदलते गाने गा रहा हूँ, और एहसान जो है वो भी मतलब एकदम दिमाग घूंगे, मैं उनको बार बार अरमान बुला रहा हूँ। तो शंकर और लॉय को पता था कि ये हो रहा है, उनको पता था, हाँ। लेकिन एहसान, बकरा एहसान का ही बनाना था, हाँ। लेकिन वो देवर इन्वॉल्व, और फिर मैं गाना वाना गाता हूँ, अजीब सा, चॉकलेट खिलाऊंगा तुझको, आइसक्रीम खिलाऊंगा तुझको। तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि मैं मतलब निकल जाऊँ नहीं तो मैं मारूंगा। तो मैं बोलता हूँ कैसे बोला भाई तूने, मारूंगा, हाँ पटन इधर से आए, वो सब शुरू हो जाता हूँ, मैं कानपुर से आए हैं, टी शर्ट कपड़े वपड़े निकाल देता हूँ एकदम से। तो वो मैं बोलता हूँ कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगो मेरे, तो एहसान मांगता है माफी, गलती हो गई भाई। बाप रे, वो इतना मजा आया था वो करने में। लेकिन इसमें एक चीज थी कि भाई एक सामने वाला तो एक्टिंग नहीं कर रहा है, हाँ, तो एक इम्प्रोवाइजेशन की भाई कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज करना है आपको। करेक्ट। ये हो सकता है कि फुस हो जाए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप जवाब ही हाँ तो मैं क्या बोलूंगा, करेक्ट, कितना मैं बात को बढ़ाऊंगा। तो कभी ऐसा एंटाइज करते हैं हाँ, थोड़ा कि, तो भाई पूछो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ जहाँ पे कोई ऐसा सूम आदमी मिल गया कि यार ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं मतलब इस पे। थैंकफुली मैंने जो बकरे किए उनमें ज्यादातर कुछ ना कुछ तो मतलब मिल ही जाता था। पार्थिव पटेल का भी बकरा बनाया था, तभी भी बहुत मजा आया, ट्रैफिक हवलदार बन गए थे, और अंडर एज ड्राइविंग वाला, वो मुझे याद है, तो वो भी था बहुत। तो कभी मतलब शायद एक फ्लॉप हुआ था बकरा, क्योंकि उसको पहले से ही थोड़ा सा आइडिया था, एक क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड का अपनी बकरा बनाना चाहता था, और वो गर्लफ्रेंड थोड़ी बहुत ज्यादा स्मार्ट थी और उसे समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया था। एक हमने एक बैड डे करके एक शो शुरू किया था, बकरा का ही एक्सटेंशन था वो, जिसमें हम एक आदमी को पूरा दिन बकरा बनाते हैं, अरे बाप, सुबह से लेके शाम तक अलग अलग चीजों में। तो वो सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने वो किया था, एक आदमी को। तो अलग अलग लोग होते होंगे उसमें, अलग अलग लोग होते हैं, मैं वापस भी जाता हूँ, मतलब सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे निकले, वहीं पकड़ लिया, वहां पे पकड़ के मैंने उनकी वहां पे बैंड बजाई, और कुत्ते को उन्होंने कुछ वो लगा के रखा था मुंह पे, तो एनिमल लवर हूं मैं। हाँ। और फिर वहां पे मैंने उनको बहुत की, अगर ये क्यों लगाया, मतलब नहीं, अगर वो किसी के ऊपर भौंकेगा और ये काटने को जाएगा तो
बोला ऐसा अगर कुत्ता है तो उसको बाहर ही क्यों निकालते हो यार, घर में रखो। और बहुत उसके बाद में ऑफिस पहुंचता है, मैं वहां पहुंचता हूँ इंटरव्यू के लिए देने के लिए, और उसी के ऑफिस में। तो आप तो अभी मुझे सुबह मिले थे, तो हाँ सॉरी सर, वो जरा तभी मैं थोड़ा वो मुझे मालूम नहीं था कि मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूँ। और मेरा जो रेज्यूमे है उसमें मतलब 4 मिस्टेक्स है, कम से कम 50 मिस्टेक्स करके लेकर गया हूँ। और वो बोल रहे ऐसे कैसे, और मेरा बीच बीच में फोन बज रहा है जिसका रिंगटोन है मतलब ये, तो वो बोलता है कि सॉरी मैं आपको बता नहीं सकता है, सॉरी आप कहीं और। फिर वो कहीं उनकी एक मीटिंग होती है, उसके बीच में वो कैब ड्राइवर वो भी हमारे साथ में मिला हुआ है, तो वो कैब रुक रही है बार बार, वो उसको धक्का देने के लिए बोल रहा है, कैब वाला अलग से उसको अंदर पका रहा है पूरे रास्ते, मतलब टाउन से लेके अंधेरी ईस्ट तक। फिर जब वहां पर मीटिंग पहुंचते हैं, मीटिंग में जिनकी क्लाइंट के साथ में मीटिंग है, तो वो मीटिंग चल रही है, वहां पर मैं पहुंचता हूँ, क्लाइंट के पैर पड़ता हूँ, चाचा जी कैसे और वो बोलता है कि अरे, मैं कहता हूँ इन्होंने आज मेरी बहुत बैंड बजाई, ये बहुत मतलब आप इनके साथ में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं डिड यू रियली डू दिस टू माय नेफ्यू। बोला हाँ, ये आपका भतीजा जो है मतलब ही इज ऑब्नॉक्शियस, और ये वो एकदम वो बड़ा सुबह से बड़ा से बड़ी थी। तो फिर इसने बोला कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी मेरे भतीजे को। तो मैं ओवर माय डेड बॉडी आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज टू दिस शिट मैन, और ये वो कर। बोला ठीक है, तो हमारा डील खत्म। हाँ। तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि अरे, और फिर हमने ब्रेक किया कि भाई सुबह से जो है हम बकरा बना रहे हैं और किसी ने आपको फंसाया है इसके लिए। हाँ। सब लोग मिले हुए, कुछ लोग मिले हुए थे उसके उनके फ्रेंड्स। तो वो एक चीज थी जो बहुत कमाल थी। तो बकरा कितने साल किया आपने? जब तक एमटीवी में था, 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2006 के आखिर तक था। 4 साल एमटीवी में था, और 4 साल मैंने बकरा बहुत भर के बकरा काटा लोगों का। एक और जो भी एक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कई बार होता है कि वो फिल्मों से या टेलीविजन से या ओटीटी से उतने पैसे नहीं कमाते जितने वो एडवर्टाइजिंग से कमा लेते हैं। और एडवर्टाइजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप जो जनरली आपको कई बार होता है 30 सेकंड में कहानी कहनी है तो कहती है। तो और पहला ऐड जब आपने किया तो वो पहला ऐड में पैसे ज़्यादा मिले, या ये था कि यार ये मेरी ब्रांडिंग के लिए बेटर है कि मैं ऐड करूंगा? नहीं, ऐड में जो पैसे मिलते हैं वो तो वाकई अच्छे मिलते हैं ना, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश कर कोई बाप का रोल ऐसे कुछ देखना होता है। आप तो फुल मतलब फेस तो आपका फुल है ना, वाला है। बिल्कुल। बस आपने बोल दिया ये भाई, ये बात सब लोग देख ले, सारे कैमरा पे आनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। गजराज राव साहब है ना, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, वो तो वो लेजेंड आदमी है भाई, वो मेरे फेवरेट है। हाँ, लेजेंड आदमी है वो। तो नहीं, जब मुझे पहला ऐड मिला, वो भी मतलब कुछ 2.5-3 साल के ऑडिशंस देने के बाद, और बहुत जद्दोजहद के बाद एक ऑडिशन मुझे मिला था। और मुझे ऑडिशंस मतलब मैंने एक पॉइंट के बाद ऐड के ऑडिशन देना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था कि आप हर जब बार शॉर्टलिस्ट होते हो, पैसों तक भी बात पहुंचती है, लेकिन वो ऐड जो है वो लॉटरी होती थी उस वक्त। हाँ, मिली तो मिली। फिर कोई आगे बोलता है इट इज नॉट वर्किंग, तो फिर वहां खत्म हो जाता है। मतलब मैंने तो एक ऐड का ऑडिशन दिया जहाँ पे मेरे ऑडिशन पे तालियां बजी, लेकिन वो ऐड मुझे मिला नहीं। तो ये जो पहला ऐड मैंने किया था, उस वक्त भी मैं दिल्ली में था। मैंने बोला यार अब तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं कहाँ से। तो वो भाई ने मेरा ऑडिशन अरेंज करवाया वहाँ पे कोई जगह पे कि भाई दिल्ली में यहाँ पर आ जाओ। जहाँ मैं रह रहा था उसी के आसपास उसने कोई जगह देखी, और वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। और मुझे रेफरेंस के लिए मनोज पावा साहब का ऑडिशन दिखाया गया, हाँ, कि ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं बोला यार ये है, अभी इसके बाद में मेरा क्या होने वाला है वैसे भी। लेकिन वो नसीब, लॉटरी जो है उस वक्त लगनी थी, तो लग गई। पहला ऐड मिला, वो भी प्रसून पांडे साहब ने डायरेक्ट किया, और इतना बढ़िया ऐड था। वो अभी भी एंकर वाइट टूथपेस्ट का अभी भी बीच में आ जाता है। मुझे बहुत मजा आया था वो करने में। पैसे भी अच्छे मिले थे, मतलब पहली बार एक्टिंग के लिए मुझे कुछ 50,000 मिले थे, जो कि उस वक्त जब कुछ भी नहीं कर रहा था तो बहुत बड़ी रकम थी। तो ऐड तो मुझे बहुत मजा आता है। आज भी जब कोई ऐड आता है तो मैं तो बहुत अब तो मिल रहे होंगे अब तो एड्स। मतलब मैं लेकिन ऐड ऐसे बहुत ज्यादा नहीं करता, क्योंकि और ज्यादातर हम आउटडोर में होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, तो फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती है अभी भी। हाँ, तो जैसे जैसे अगर अवेलेबल हूँ और दोनों चीजें मैच हो गई तो हो जाता है। एक सवाल जो
दिल में बहुत आता है कि 76 है कि 79 है डेट ऑफ बर्थ? 76 है। 76 काश 79 होती। लेकिन 76 के बाद भी आपके सिर्फ 4 बाल, जैसे वो स्टीवन कपूर था ना कि 4 बाल, सिर्फ 4 तो बाल, सिर्फ 4 बाल सफेद है, यहाँ पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। ये तो क्या आपका क्या है, 70? राज सेम है? अच्छा 76 हाँ ही है? हाँ, बताएं राज क्या है ये? राज तो पता नहीं यार, मेरे ख्याल से वो जेनेटिक होगा। और मुझे नजला है असल में। हाँ? मैं तो ये बोलता हूँ नजला है, फिर मैं बोलता हूँ मेरा जॉर्ज क्लूनी लुक है आप तो एकदम खतरनाक जॉर्ज क्लूनी जोन है ना? और मैं तड़प रहा हूँ कि कब मेरे ग्रे होने शुरू। नहीं नहीं, अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं बाल। हाँ। तो मैं क्या शायद थोड़ा ब्लेस्ड हूँ मेरे ख्याल से। और वो जो छोटे कद के होते हैं ना, वो जल्दी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उनकी उम्र थोड़ा लेट। हाँ मतलब आप अभी भी अगर शेव वेव कर लें और स्कूल बॉय कॉलेज वाले लुक पे जा सकते हैं, मतलब क्योंकि बाय योर बॉडी एंड योर लुक आप अभी, तो वो जो सवाल था कि भाई जवानी कैसे बरकरार है। जवानी वैसे तो मतलब मैंने काफी जिंदगी का काफी ज्यादा वक्त जो है ना, मैंने एकदम पागलों की तरह, कुत्ते की तरह खाया पिया है। ना कुछ डाइट करता था, ना कोई डाइटिंग होती थी, ना वर्कआउट होता था। बहुत मतलब मैं 20 साल पहले आज से ज्यादा बूढ़ा लगता था। मैं आई गेट द हिंट। नहीं नहीं, तो लेकिन फिर जब एक्टिंग करना शुरू किया तो धीरे धीरे मतलब फिर थोड़ा मैंने डाइट पे थोड़ा मतलब कंट्रोल करना शुरू किया, थोड़ा मीठा कम किया, थोड़ा वॉक करने लगा। मैं करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से ना शाम 4 बजे तक मेरा कंट्रोल रहता है, फिर 4 बजते बजते कंट्रोल खत्म हो जाता है। वही तो मेन है, जब हाँ, कंट्रोल करना है। आप 8 से 4 तक जो करना है करिए, हाँ। 4 के बाद कंट्रोल करो। 4 के बाद कंट्रोल करना है। तो मैं अभी बहुत जल्दी डिनर कर लेता हूँ, वॉक करता हूँ बिना मतलब बिला नागा, मतलब मेरा वॉक होता है या जॉग होता है, वॉक जॉग, और यही है। और तो कुछ उसके अलावा। तो फेवरेट फूड है क्या? फेवरेट फूड ऐसा जो देख के मतलब कि यार ये नहीं छोड़ूंगा चाहे डाइट वाइट जाए किनारे तो। बटर चिकन। अरे वाह, क्या बात। और वो भी मतलब मेरे घर का बना हुआ, मतलब अगर मैं आउटडोर होता है लंबा सा अगर, और मैं जब घर आ रहा होता हूँ तो मैं फिर वो बेगम को फोन करके, भाई अभी, मतलब उनको बताने की भी जरूरत नहीं है पड़ती कि आज बटर चिकन आज चाहिए। बटर चिकन ही है, मतलब अगर मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे बटर चिकन रेडी रहता है। कॉफी आ गई है, तो कॉफी आ गई है शायद, मुझे बता देगा चाहिए थोड़ा चाहिए ना, तो हम जैसे कि बात थी कि वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक का कॉफी। A little longer than a few minutes later. तो कॉफी ब्रेक के बाद हम आ गए हैं वापस, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बकरा वकरा छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शारिब ये बताएं कि फिल्म से शुरुआत हुई, फिर ओटीटी एक स्पेस मिला जहां पर अलग अलग कैरेक्टर्स किए, फैमिली मैन की, असुर पे हम बात करेंगे अभी। टेलीविजन एक मीडियम है जो आपने सीधे स्किप कर दिया, मतलब कि मतलब MTV वॉज टेलीविजन ओनली, बट टेलीविजन का मेरा मतलब है जो ये सोप्स हैं, डेली सोप्स हैं, कि साहब आप रोज, जिसमें आपने रिएक्शन दिया तो ऐसे किया तो डैंग 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 3 बार आपका रिएक्शन आएगा है। तो ये डेलिबरेट था, करना नहीं चाहते थे? एज अ राइटर ऑल्सो मैं पूछूंगा, क्योंकि एज अ राइटर भी बहुत बहुत मुश्किल काम है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है। मुझे, हाँ, मैं एज अ राइटर भी नहीं कर पाया। मैं वो बहुत मुश्किल है वो, एक्चुअली आसान नहीं है। और क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एक एपिसोड पूरा चर्न आउट करना है, और एक राइटर के लिए तो मतलब पता नहीं कितना मतलब बैठ के उस पर मतलब माथा पच्ची करनी पड़ती होगी। तो मेरे से वो कभी 1-2 ऑफर्स आए थे जो मैंने नहीं किए, और जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं उस वक्त एड्स के और फिल्म्स के ऑडिशंस ही मुझे एक्चुअली मिलते भी थे, कभी किसी ने डेली सोप के लिए बुलाया भी नहीं। और 1-2 बार जब चीज़ आई थी कि यार ये एक वो है, तो मैं खुद गया भी नहीं, क्योंकि उस वक्त जो सीरियल्स बनते थे वो मुझे मतलब देखने में भी उतना मज़ा नहीं आता था। एक मेरा फेवरेट सीरियल था पवित्र रिश्ता, जो मैं देखा करता था घर में। तो वो बहुत अच्छा शो था, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मेरा फेवरेट था, राम कपूर और साक्षी तन्वर का। लेकिन उसके अलावा बहुत कम ही मैंने ये सीरियल्स देखे, तो कभी ऐसा मौका लगा नहीं। और कभी ऐसे भी नहीं कि मतलब नेवर से नेवर वाला भी मेरा है कि कोई बहुत अच्छी चीज आए तो बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं कोई पत्थर की लकीर पे लिख दिया कि कभी मैं डेली सोप करूंगा नहीं। लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छी चीज आई, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मुझे पसंद है, फिर तो मैं जरूर करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, किसी कारणवश या मतलब दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कभी मतलब मेरा। और जो टेलीविजन का स्पेस है जिसमें जो देखिए, जब फिल्म का स्पेस में टेलीविजन जब बड़ा हो रहा था तो फिल्म का स्पेस में बोलने लगे यार लिमिटेड है, टेलीविजन में संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास
वो 3 घंटे की लिमिट नहीं है और कहानी खत्म नहीं करनी है, और तो शायद एक्टर को भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल जाता है। अगर प्रोटैगनिस्ट नहीं है तो भी उसको एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को थोड़ा स्पेस मिल जाता है और कुछ और करके दिखाने का एक मौका मिलता है, राइटर को स्पेस मिल जाता है कैरेक्टर बिल्डअप करने का। तो 13 एपिसोड के टीवी सीरियल आते थे, फिर 26 हुए, फिर 52 हुए, फिर 365 हो गए, तो बढ़ते रहे। वो स्पेस जब लिमिट वापस जब चेंज होना शुरू हुआ, खासकर डेली सोप के बाद, तो क्वालिटी ऑफ वर्क वाली जो बात आप कह रहे थे अभी, और फिर ओटीटी का एक स्पेस हुआ जहाँ पे फिर वो पुराना टीवी की तरह कि यार 8 एपिसोड 10 एपिसोड में कहानी खत्म। हाँ, अननेसेसरी खींचना नहीं है, और खींचेंगे तो फिर अगले साल आएंगे, वापस आएंगे, हाँ 1 साल बाद वापस आएंगे। तो ये स्पेस में आप टकराव देखते हैं कहीं पे? आपको लगता है कि ये वाला स्पेस बेटर है या ये वाला स्पेस बेटर है, या ये स्पेस बेहतर हो सकता है? ये कि मतलब जो भी स्पेस है वो तो मतलब बेहतरी की तो हर जगह गुंजाइश होती ही है, लेकिन हाँ ओटीटी के मतलब आने से हम सबको बहुत फायदा हुआ है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है काफ़ी सारे एक्टर्स को। मुझको एक नया जीवन दान मिला है और मैंने काफ़ी अच्छे एक्टर्स को बहुत अच्छा काम मिलते हुए देखा है। और ये बहुत अच्छा दौर है जिसमें हम सब इस वक्त हैं, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अच्छी कहानियाँ और डिफरेंट अनकन्वेंशनल फेसेस वो लोग मेन लीड में भी देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये और बेहतर ही होगा मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ओटीटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिल्में जो हैं वो फिल्में वो मेरा पहला प्यार है, तो वो तो एक अलग स्पेशल आजकल थोड़ा डाउन है, फिल्में देखने जा नहीं रहे हैं लोग, लेकिन फिल्म तो फिल्म है। लेकिन मैं तो मतलब अकेले भी देखने चला जाता हूँ। मैंने आखिरी मतलब एक मंजूमल बॉयज देखी थी, मैं थिएटर में अकेले देखने गया था। अभी एक बंगाली फिल्म उत्तम कुमार साहब की आई है, नायक। हाँ, ये इसका मुझे याद है, मैंने तो खैर डीवीडी पे देखी थी जब फिल्म देखी थी। तो आपने देखी है कि नहीं? नहीं, अरे प्लीज देखिए, उसकी ओपनिंग है कि ही इज अ फिल्म स्टार, एंड वो ओपनिंग में कुछ दिख रहा है, कुछ है क्या, वो कंघी कर रहे हैं बेसिकली, तो बाल का शॉट है वो, ठीक है, कास्टिंग चल रही है। उसके बाद कुछ बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि यार फिल्म में क्या बिजनेस कैसा कर रही है, फिल्म चल कैसा रही है। तो वो कहते हैं कि यार फिल्म में कुछ है ही नहीं तुम्हारी फिल्म में, यू आर द ओनली पर्सन who's drawing the crowd, so isn't that enough? That line कि isn't that enough, मैं हूं ना फिल्म में, और क्या चाहिए? वो नायक वहां है, तो उसकी शुरुआत ही फिल्म की वो है कि मैं हूं ना भाई, और फिल्म में और किसी को क्या चाहिए, मतलब कहानी वानी तो होगी जो होगी। तो वो फिल्म के अंदर जो फिल्म की कहानी है, बहुत शानदार फिल्म है, आप देखिए प्लीज उसको, बहुत बढ़िया फिल्म है वो। एज एन एक्टर मतलब इट्स बिल्कुल। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, बात ये फिल्मों में करेंगे तो फिर कहीं और पहुंच जाएंगे हम। तो कि आप मुंबई में पले बढ़े, आपके फादर फिल्म जर्नलिस्ट रहे, तो ऑब्वियसली फिल्मों से लोगों से एक तरह का घर पे भी बातचीत होती है, उनका पेशा वही था, काम तो एक इंटरेक्शन रहा होगा, एक उसके बारे में जानकारी मिलती रही होगी। आपकी ज़बान मुंबईया नहीं है, जब आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, वो उसमें जो टोनालिटी है, वो जो टिपिकल एक मुंबईया हिंदी होती थी कि मेरे को जाने का है, मैं तेरे को मारेगा, तो है ना, तो वो नहीं है। और कितने भी अच्छे लोग एक्टर रहे हैं, वो कई बार वो गलती करते हैं, क्योंकि वो ग्रामर वही पढ़ के, वही सिंटेक्स बोल के वो बड़े हुए हैं, और वही भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। गलत सही की बात नहीं है, बात सिंपल है कि वो आप एक दूसरे से जिस भाषा में बोलते हैं, आपकी भाषा बेहतर रही, तो ये घर की वजह से रही, या आपने उस पर काम किया कि भाई मैं फिल्मों में काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे एक ज़बान बोलनी है, तो मैं ज़बान को उसकी तरह बोलूँगा? ये इसके पीछे मतलब मेरी फैमिली का घर की बात है, ये परवरिश वाली चीज़ है। और मैं जबकि रहा हूँ मालवनी में, एकदम जो मतलब फुल टपोरी इलाका है मलाड मुंबई में, तो मैं वहीं पर पला बढ़ा हूँ। और बहुत मतलब इन्फ्लुएंस था मेरे एकदम मुंबईया भाषा का। लेकिन वो घर में कभी उन्होंने मतलब मेरे मॉम डैड ने उस चीज़ को मतलब अगर कोई मुंबईया कैरेक्टर करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन वो मेरी नॉर्मल, तो घर जाके आपने कभी नहीं कहा अम्मी आज मेरे को मटन खाने का है? तो वो मतलब एक बार एक ऐसी कुछ अरे तुरे टाइप का कुछ मैंने बात की थी, तो डैड ने तभी मतलब एक चपत लगाई थी कि कायदे से रहो, हाँ कायदे से रहो।
तो फायदे में रहोगे। तो उस वजह से शायद वो एक घर की अपब्रिंगिंग की वजह से मतलब मेरी भाषा जो है वो जरा मतलब अभी सलीके से मैं बोल लेता हूँ। और पर भाषा का देखिए, जिस भाषा में काम आप करते हैं और ये इतना बड़ा मीडियम है, और हम लोग ये मैं पिछले भी किसी से बात कर रहा था, एक मित्र से अपने, तो ये एक फर्क दिखता है मुझे लगता है कि डिक्शन, भाषा, शब्द जैसे बोले जाने चाहिए। अगर हम हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं तो वो हिंदी तो जान आनी चाहिए ना फिर, कि कैसे बोली जाती है। तो आपको कई बार काम करते हुए कभी लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, पर मैं क्या बोलूं, ये एक्टर इतना बड़ा है, मैं इसको नाम नहीं लेंगे किसी का, नहीं, नाम की बात नहीं, मतलब वैसे मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। और अगर हुआ होगा शायद तो मैंने बोला होगा। आपने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, हाँ। तो कभी आपने लिखा ना मेरे को समझता नहीं है, हाँ हाँ, वो तो आप जैसा कैरेक्टर है वैसे तो वो लिखा, तो बोलेगा। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है, हम्म, मेरे को मांगता है हाँ ना, तो अब मुझे चाहिए। तो ये फर्क कभी आपको लगा कि बम्बैया कैरेक्टर नहीं है? हाँ, और फिर भी अगर वो हाँ भाई, टीवी में तो आधे आधे से ज्यादा कैरेक्टर या तो गुजरात के होते हैं या राजस्थान के होते हैं, जो बहुत गहने वहने पहन के, वो कौन सी फैमिली होती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन होती हैं कुछ ना। तो नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत सबसे ज्यादा कोफ्त होती है जब नॉर्मली कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब लैंग्वेज लिखी भी है ठीक ठाक, डायलॉग राइटर ने मतलब जहाँ का है वो उस हिसाब से लिखा है, लेकिन एटलीस्ट एक एक्टर का, खासकर अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपको जो भाषा है वो उसे ठीक से एटलीस्ट उसको बराबर से उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट होना चाहिए, और कुछ नहीं। मतलब पढ़ ले, पूछ ले दूसरे आदमी से, हाँ, किसी और से पूछ लो या कोई मतलब, क्योंकि ख्वाब को बोलेंगे खाब, ख्वाब, ख्यालों में, और उनको पता भी नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये सबसे और ज्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, तकलीफ होती है, अफसोस होता है, तकलीफ होती है, और मतलब सैड भी हो जाता हूँ मैं कि यार ये मतलब आगे चल के ये और लोगों को यही चीज सिखाएंगे। जब रेडियो पे लोग बात करते हैं, आरजेज हैं आप, मतलब पूरा दिन आप लोग सुन रहे हैं, आपकी भाषा को, आप जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, तो वो आप ही की तरह रिपीट करेंगे, फिर वही ख्वाब बोलेंगे, ख्याल बोलेंगे। और लोगों को तो मतलब हिंदी वाली भी वो नहीं पता, मतलब सफल को सफल बोलते हैं। हाँ, फिर और फिर फूल और फूल। हाँ, फूल और फूल, ये तो फूल और फूल तो बहुत ही कॉमन है, कॉमन है, लेकिन मतलब वो नुक्तों से मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है। ये मतलब नुक्ते इनको दुखते क्यों इतने, मुझे मतलब पता नहीं। थोड़ा सा सीख लो यार, क्या मतलब जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, नुक्तों की तो चलिए इज्जत और जरूरत तो हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने तो एक आरजे, एक टीवी एंकर को मैंने देखा था कोई रियलिटी शो में, मतलब सिंगिंग कंपटीशन वाला, आपके गले में आज कुछ जहां नहीं होता है वहां पे लगा देते। एक और चीज थी कि जो मुझे लगा कि अब चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कई बार एक जनरेशन पूरी बदली है जो अंग्रेजी पढ़ लिख के बड़ी हुई, वो अंग्रेजी में सोचती है, और फिर जब वो हिंदी में लिखती है या हिंदी में डायलॉग डिलीवरी करती है, वो अंग्रेजी में सोच के उसका ट्रांसलेशन कर लेती है, लिटरल एकदम शाब्दिक अनुवाद कर लेती है कि भाई ये जो है कि जैसे और उसमें कई बार मतलब अलग हो जाता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं, पर क्योंकि हर जबान का अपना एक मुहावरा होता है, अपना एक तरीका होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी उपमाएं होती हैं। तो वो उपमाएं, जैसे मराठी की अलग उपमाएं हैं, तो वो कई बार मराठी में वो कुछ कह रहे होते हैं, मुझे लगता है लिटरल, मैं तो लिटरल ट्रांसलेट करके होता है इसका क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो जो अंग्रेजी में सोच रहा है और अगर वो लिटरल ट्रांसलेशन करके हिंदी में लिख रहा है, और वो एक अभी और कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा, मैं यही बात पहले भी हो रही थी कि फॉलिंग इन लव और प्यार में गिरना, तो हिंदी में आप प्यार में गिरते नहीं है, प्यार में पढ़ते हैं आपको प्यार हो जाता है ना, प्यार हो जाता है। हाँ, और अंग्रेजी में यू फॉल इन लव, प्यार में पढ़ना भी गिरना ही हुआ। हाँ, तो पढ़ना भी नहीं होता, आप वो भी प्यार में पढ़ते हैं ऐसा बोला जाता है, वो वहीं से आया है, फॉलिंग इन लव से पढ़ गया। हाँ, वो फॉलिंग इन लव से ही आया है, फॉलिंग इन लव से आया है। हिंदी लिटरेचर में कोई प्यार में पड़ गया आपको कहीं नहीं मिलेगा, हाँ इल्ला, मुझे प्यार हो गया, ये जरा अच्छे से अडेप्ट किया हुआ चीज। हाँ, प्यार में गिर गया कोई बोलता है तो बहुत ही तो वो अब जो अंग्रेजी में सोच के कर रहा है वो प्यार में गिर गया कर देता है। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इस पे इसका सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में एज एन एक्टर? तो ये बहुत गहरा सवाल मैंने पूछा आपसे, बहुत ज्यादा गहरा सवाल है। मैं तो उतना मतलब मुझे लगता है कि बेसिक एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए, और मतलब मैं ज्यादा नहीं मांगता, एटलीस्ट बेसिक चीजें करेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा
अगर एक एक्टर या जो आप अगर इस इंडस्ट्री से, इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, या आप एक्टर हैं या राइटर हैं या डायरेक्टर हैं, तो थोड़ा सा लिटरेचर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, किताबें अगर पढ़ लेंगे तो मतलब उसमें कोई उल्टा वो आपको आपके काम में वो आपका काम निखारेगा और आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाएगा। मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। मैं खुद भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इस साल मैंने रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं अभी बहुत सारा पढ़ने वाला हूँ। हाँ, हाँ। नहीं, पढ़ने से ऑब्वियसली एक तरह का कॉन्टेक्स्ट मिलता है आपको। कॉन्टेक्स्ट मिलता है। फिर आपको ये जो आप कह रहे हैं कि इसका उपाय यही है कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको बैठ के पढ़ाएगा ऐसा हो नहीं। अगर आपको जेके की जगह वो घोष होता तो आपको पढ़ना पड़ता और आपको मिलना पड़ता कई सारे बंगालियों से कि भाई कैसे बिहेव करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, लाउड बोलते हैं कि हल्का बोलते हैं कि, है ना, वो किस बात पे एक्साइट हो जाते हैं। तो वो है। खैर, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे पहले मैं ये पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी एज एन एक्टर है, पर आपने राइटिंग भी की है, आपने आर्ट डायरेक्टर भी का भी काम किया है। ये एक्चुअली ये IMDb में थोड़ा आ गया है, गड़बड़ हो गई है। हाँ, वो असिस्टेंट डायरेक्टर को उन्होंने आर्ट डायरेक्टर कर दिया है। हम तुम पे मरते हैं, हाँ। फिल्म है, गोविंदा जी उर्मिला जी। जी जी। तो उसमें मैंने असिस्ट किया था। वो मेरा पहला जॉब है हाँ। इंडस्ट्री में। 98 की बात है, बहुत पुराना चावल हूँ मैं। तो उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर आ गए, वो मुझे चेंज करवाना है। आर्ट डायरेक्टर तो मैं नहीं बनाऊँ। हाँ, मतलब मैं जब थोड़ा मैं देख रहा था, मैंने कहा यार आर्ट डायरेक्टर, अच्छा ठीक है भाई, मतलब ये भी काम, अच्छा टैलेंट है, तो बहुत बड़ी बात है। और किस फिल्म मेकिंग के किस फील्ड में आपने हाथ मारे हैं? हाथ तो मैंने मेनली तो राइटिंग ही की है। और मुझे डायरेक्शन करना है इंशाल्लाह। मतलब आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो अभी मुझे अगले साल इंशाल्लाह मुझे खुद एक जो भी है, शायद शॉर्ट फिल्म हो या सीरीज हो या कोई, बट डायरेक्ट करना है। और वो स्क्रिप्ट की तलाश जारी है। लिखूंगा भी मैं ही, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट जो है वो मेरा दिल से खुद से होना चाहिए। उसके बाद भले बाद में जो भी हो, लेकिन पहली वाली चीज तो वो अपनी खुद के एकदम खुद की आवाज। हाँ भाई, आप अपनी कहानी को अपने अंदाज में कह सकें, है ना, कि मैंने लिखा तो ये था यार, लेकिन डायरेक्टर ने इसको ऐसे कर दिया, मैं ही बनाऊंगा अच्छे से, है ना, वो जरूरी है। क्योंकि कई बार कुछ फिल्में करते वक्त भी लगता है कि यार ये काश मुझे मिल जाती है, मैं डायरेक्ट कर और अच्छा करता। अब देख लीजिए, आपने सबके सामने बोला है कि मुझे भी थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, तो जब आप डायरेक्ट वर्क करेंगे तो आप, हाँ, मतलब आप देख लीजिएगा। तो मैं फोन करूंगा आपको बाद में, टच में रहूंगा। तो और म्यूजिक से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। और अभी एक ओरिजिनल रिकॉर्ड करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो वो एक म्यूजिक से मेरा एक जुड़ाव है। और जो आप कहते हैं म्यूजिक से जुड़ाव है, तो क्या आप गाते हैं? मैं गाता हूँ। आप गाते हैं? हाँ, मैंने नहीं सुना आपसे आपको गाते हुए कहीं। प्रोफेशनली गाया आपने? हाँ, मतलब 1-2-3 गाने भी आए हुए मेरे। कौन से बताइए? अरे बताइए, गजलनुमा गीत। हाँ, मतलब गा के मत बताइए, ऐसे ही बता दीजिए, फिर मैं कहूँगा अच्छा आपने वो करके है। और एक हमसे वफाएं नाम की, वो भी गजलनुमा गीत ही है। तो ये 2 हैं जो मैंने मतलब गाए हैं। एक शेर तो पढ़िए ना उसका। जिक्र का सुनता हूँ। जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी, जब धड़कन जरा सी रुक के मेरी ये चली, तब नजरों से तूने जो नजर भर के देखा, चेहरे की देखो ना रंगत खिली है। जिक्र मेरा आया जुबां पे तेरी, जब धड़कन जरा सी रुक के मेरी ये चली, तब। क्या बात है यार, मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं था ये बात। ये वाला हुनर तो बिल्कुल, देखिए यही होता है कि आप आर्ट डायरेक्टर पता था जो नहीं थे, है ना, ये नहीं पता था मुझे कि ये खुद लिखा आपने। नहीं, मैंने सिर्फ गाया आपने ये। और ये एक खुद का लिखा हुआ भी बनाऊंगा जल्दी। जी जी जी, क्या शानदार बात है। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो टेलीविजन स्पेस की हमने बात करी, गाना आपसे सुन लिया। पर्सनल स्पेस में शारिब हाशमी को के शौक क्या है? एक्टिंग करने के अलावा, शीशे के सामने खड़े होकर आर यू टॉकिंग टू मी कहने के अलावा? वो तो मुझे स्केच करना बहुत पसंद है। मैं मतलब पर्सनल टाइम में ये
स्केचेस वेचेस बनाता हूँ काफी, और काफी अच्छे अच्छे बनाता हूँ, दिखाऊं? दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात, क्या बात। ये नसीर हाँ हाँ, पहचान लिया मैंने तो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और दिखाता हूँ, ये गैरी ओल्डमैन। या। तो ये आप फोटोग्राफ्स को देख के करते हाँ, हैं, फोटोग्राफ देख के, है ना? ये पचीनो। तो ये बहुत शानदार का मतलब ये, अब ये जो हुनर है, वही बात है ना, टैलेंट हाँ, उसकी कमी नहीं है, कमी नहीं है, बिल्कुल कूट कूट के भरा है ना? भूखे नहीं मरेंगे। भूखे नहीं मरेंगे। नहीं, बहुत शानदार, वाकई में, मतलब वाकई में टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो मजाक की बात अलग है। तो इसके अलावा कुछ खेलते हैं? हाँ, मैं ये स्पोर्ट्स में मैं बड़ा ही मतलब पीछे हूँ, और मुझे पसंद है जो गेम्स, वो सारे इंडोर गेम्स हैं, जैसे कैरम, लूडो, चेस, लूडो, बैडमिंटन, और टीटी मुझे बहुत पसंद है, हाँ, टेबल टेनिस। हाँ, वो भी एमटीवी में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो दफ्तर में टेबल थी, हाँ, तो फिर वहां पे शुरू हुआ। तो अपन तो गरीब आदमी है, ये सब वो तो घुसते ही सबसे पहले बास्केटबॉल जो वो लगा हुआ है, टीटी टेबल थी। आई कम टू दैट ऑफिस, आई यूज्ड टू राइट प्रोमोस फॉर देम। सो ये कब की बात होगी? ये भी बात है, आप ताड़देव वाले ऑफिस ताड़देव वाले ऑफिस में, हाँ, 2007-8 बास्केटबॉल वाला ताड़देव में था। हाँ, तो 7-8 के अराउंड की बात है। नहीं, मैं ताड़देव जो है वो हम 2004 में हम परेल में शिफ्ट हो गए थे। तो परेल वाले ऑफिस की बात होगी, परेल वाले ऑफिस की बात होगी है। मतलब आई रिमेम्बर वॉकिंग, ऐसा- हाँ, घुसते वो बास्केटबॉल शूटिंग वो था, एक था टीटी टेबल। हाँ, मैंने कहा यार TT काम कौन करता है, सब तो खेल रहे हैं। तो वो तो स्पोर्ट्स में आपने कहा कि ठीक है भाई, अपना अपना हाथ पर चल जाता है, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, पर ज्यादा फोकस क्रिकेट विकेट तो मेरा बिल्कुल दूर दूर तक, मैं मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। बचपन में फिर भी थोड़ा देखा करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं देखता ही नहीं, सिवाय इंडिया पाकिस्तान का मैच जब सब लोग सब देख रहे सारे हैं। इस बार तो वो भी फुस हुआ, मतलब हाँ, तो कोई इस बार तो इंडिया जीती है, जीती है, पर मैच तो मतलब ऐसे ही था, मुझे पता नहीं। नहीं, याद नहीं देखा इस बार मैच में कुछ नहीं था, वो बड़ा डेड सा मैच था, मतलब किसी ने जान नहीं लगाई थी, मतलब बेसिकली खाली आईटी खाली वाला ने IT एक हंगामा कर दिया था। वो भी देखिए, इस देश में जैसे टैलेंट कूट कूट के भरा है, वैसे इसमें देश में हवा में बात करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत हैं। तो वो जो फेकू बाबा लोग बहुत हैं, तो ठीक है, चल रहा है। अब चूंकि आप मुंबई में रहते हैं, मतलब हाँ, सबके लिए स्पेस है, के लिए स्पेस। सबके लिए स्पेस है। तो अब हम लखनऊ में रहते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम पूछें आपसे कि लखनऊ सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? लखनऊ सुन के तो मुझे मतलब सबसे पहले टुंडे कबाब याद आते हैं। और लखनऊ चिकन के वो जो कुर्ते हैं, हाँ, हाँ, अंगरखे हैं, कुर्ते हैं, हाँ, बहुत मतलब मैं लखनऊ कई बार गया हूँ एक्चुअली, शूट के सिलसिले में। 2015 में पहली बार गया था, महीने भर का शूट छोटा, तो बहुत मजा आया था। और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू लखनऊ, और जब भी, अब मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ। आप फोन करेंगे बिल्कुल मुझे जब आप आएंगे, तो 100%। इस बार भी थोड़ा लंबा शेड्यूल। हाँ, तो आपको हम कबाब भी खिलाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें खिलाएंगे वहाँ पे आपको, है ना? तो लखनऊ तो मुझे बहुत पसंद है, जो पूरा नवाबी, जो वहाँ पे एक लोगों का एक तहजीब है हमारे यहाँ अभी भी है, अभी भी बजी है, हाँ। वहाँ के लोगों की जबान भी बची हुई है। हिंदी बोलो तो अच्छी हिंदी बोलते हैं, उर्दू भी अवधी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हाँ, सब कुछ, मतलब हाँ। तो वो बढ़िया, मतलब वहाँ की एक बात है। चलिए, एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे मालूम है कि वक्त शारिब ने शुरुआत की, दूसरी पिक्चर में आपने प्रोटैगनिस्ट का रोल किया, और आपके नाम पर उसके बाद जैसे आपने बताया कि OTT आया और एक स्पेस खुला, और JK ने एक पहचान दे दी, और उसके बाद असुर आया, और बहुत सारे शोज आपने किए, और फिल्में की, जिसमें जैसे तरला थी, यू वर नॉट द प्रोटैगनिस्ट तरला थी, मतलब हुमा थी, और आप साथ में, आप हस्बैंड थे, और एक रोल था पूरा। तो जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला आपको, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यहाँ है, वो सपोर्टिंग है। ये जो जर्नी जिसके थ्रू आप शायद अभी चल रहे होंगे, जो अभी जर्नी चल रही होगी कि यार ये लीप मुझे लेनी है, बेस्ट एक्टर भी तो होना है ना, मतलब मैं कब तक रनिंग एंड पे रहूंगा, मतलब बैटिंग भी तो करूंगा ना यार, कि खाली भाई तू मार मैं दौड़ लूंगा तेरे से, कैसे तो नहीं होगा ना। तो वो जो जर्नी, और आपने शुरू वहां से की थी, बैटिंग करनी शुरू की थी, करेक्ट। फिर वो गेम बदला, तो आप दूसरी इनिंग में वहां चले गए, और फिर चल रहा है गेम, रन बना रहे हैं, लेकिन ये वाली लीप क्या लगता है कि कब तक आएगी? ये एक्चुअली
कब आएगी ये तो मतलब ये यहाँ पे वही है ना कि कोई फॉर्मूला नहीं है कि मतलब 2 साल का 3 साल का मतलब आपने पढ़ाई कर ली तो आपको डिग्री मिलेगी अगर ऐसा होता तो मतलब, या अगर किसी को एक फॉर्मूला पता होता कि ये करना है और उसके बाद में आपको सीधा मेन लीड मिलेंगे, तो ऐसा ये तो किसी के हाथ में है नहीं। आपके हाथ में जो है वो यही है कि आपके पास जो काम मिला है उसको आप पूरी ईमानदारी से करें। और मेरे लिए सच्ची कह रहा हूँ, इसे बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लेंथ ऑफ द रोल मतलब मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है कभी। इनफैक्ट जैसे फिल्मिस्तान में कर चुका था और उसके बाद में भी मैंने सपोर्टिंग रोल्स किए हैं काफी, और ऐसा नहीं कि मतलब उसके बाद फिर से मैंने मेन लीड किए हैं और भी। आई थिंक मेरा सवाल कुछ और था शायद। मेरा सवाल ये था कि एक होता है ना कि बेस्ट एक्टर वही है जिसने प्रोटैगनिस्ट का रोल किया, ऐसा क्यों? हाँ, मेरा सवाल ये था वैसे कि हाँ, और एक जैसे ये एक सपोर्टिंग एक्टर हो गया या कैरेक्टर एक्टर हाँ, बोलते हाँ, हैं, मेरे हिसाब से तो आज जो है एक तरीके से ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी सारे लोग कैरेक्टर एक्टर्स, सारे लोग एक्टर हैं अभी तो मतलब अगर क्योंकि पहले के अगर एक्टर्स देख लें आप, कुछ 10-15 साल पहले या 20 साल पहले स्लॉटेड थे वो मतलब एक हेयर स्टाइल में पूरा करियर निकाल देते हाँ। लेकिन आज मतलब अगर इंस्पेक्टर भी बनना है तो यहाँ तक के बाल है तो है, फिर वो कटाते हाँ, नहीं वो थे। नहीं कटाते थे, और या तो एक ही फिल्म के अंदर 4 हेयर स्टाइल दिखाई देती थी उनकी, कभी बढ़ा लिए कट गए, ये हो गए, वो टाइम पीरियड की वजह से। तो लेकिन आज जो है वो काफी डेडिकेटेड हैं और वो अपने लुक पे काम करते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी के लिए उन्होंने पूरा सर मुड़ा दिया, एक मूछ वैसी रखी, पद्मावत के लिए एक अलग रणवीर सिंह ने एक लुक किया। तो मतलब ऐसे सारे काफी मतलब एक्टर्स जो हैं वो अपना जो है वो किरदार में मतलब तो वो कैरेक्टर बन जाते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर, और एक वक्त में एक फिल्म कर रहे होते हैं तो हाँ फोकस ये होते बहुत हैं। अच्छी चीज है। तो मेरे ख्याल से आज जो है सभी कैरेक्टर्स हो गए। तो वही सवाल मेरा था, मैं वही बात मैं कह रहा था। आई थिंक मैं शायद कहने का अंदाज अलग था कि भाई ये कैसे तय होता है कि जिसकी कहानी है या जिसका रोल बड़ा है वो उसी को बेस्ट एक्टर मिलेगा। एक्टर तो वो है जो एक्टिंग अच्छी कर रहा है ना, करेक्ट। जो जिसने भले रोल किरदार बड़ा है अब वो ये तो जिसका रोल बड़ा है उसी को बेस्ट एक्टर मिलेगा। ये तो अनफॉर्चुनेटली हर जगह यही क्राइटेरिया होता है कि जो लीड रोल कर रहा है उसी को बेस्ट एक्टर, हाँ उसी को मिलेगा बेस्ट एक्टर, भले दूसरे ने उससे अच्छा अभिनय किया हो। जैसे कई फिल्मों में थी, मोतीलाल जी सपोर्टिंग रोल में थे। ये तो एक क्या कहते हैं उसको, रघुकुल रीत सदा चली गई, तो अब इस रीत को बदलना थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो अभी मैंने पिछले साल ही मेरे पहली एक सीरीज की जिसमें मैंने मेन लीड प्ले किया, और इस साल की शुरुआत भी मेरी एक फिल्म से हुई जो कि बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म थी, संगी। उसमें भी मैंने मेन लीड प्ले किया है और मुझे काफी मतलब उसके जो रिव्यूज भी आए, काफी अप्रिसिएशन मिला मुझे। और मैं उस फिल्म को लेके मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। हालांकि उसे एक अच्छी रिलीज नहीं मिली, जिसका मुझे थोड़ा अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो OTT पर आएगी तो उसे उसकी एक जो ऑडियंस है वो उसे ढूंढ लेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी जरा क्या कहते हैं उसको, एक गुमनामी के उसमें नहीं तो मिलेगी, उसका भी वक्त आएगा। उसका वक्त आएगा, मुझे बहुत आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। और लोग ढूंढ के ढूंढेंगे, पता लगेगा टॉरेंट पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ से देखे पता नहीं कहाँ से देखे, है ना। तो बड़ी मजेदार सी कॉमेडी फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है वो, लेकिन रॉन्ग रिलीज की वजह से वो जनता तक पहुंच नहीं पाई, मुश्किल है। और अभी आजकल चल भी रहा ना, वो सिनेमा हॉल में क्राउड लाना अपने आप में एक टास्क है वो नहीं। और जैसे रिलीज भी हुई थी ना फिल्म, तो वो एक शो था कहीं बदलापुर में, एक शो था विरार में, और क्योंकि उस वक्त बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, उन्होंने सब बुक कर लिया था, हमको एक शो तक नहीं दिया गया। वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग किस्सा है, और एक अलग मतलब वो गुंडागर्दी है या जो भी है पता नहीं। तो मतलब एक शो तक यहाँ पर ना अंधेरी में कहीं मिला, ना कहीं बैंड्रा में मिला, ना जुहू में मिला, ना मलाड में मिला। तो एक हफ्ते तो एटलीस्ट कोई दे ही सकता है। और बहुत हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक शो मिल जाए, बट वो जो 2 बड़ी 3 फिल्में आई थी उन्होंने मतलब सारे बुक कर लिए थे, भले वो शोज खाली जा रहे थे। लेकिन मैं वही पूछ रहा था कि भले बुक करके क्या कर लिया, मतलब इवेंचुअली तो कुछ नहीं हुआ, तो खाली गए। बट यही है, तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म वालों की
लड़ाई जो है वो तो चलती रहेगी। हाँ, पर उसका उसका अपना स्पेस है, अपना मजा है। हाँ, मजा है और मुझे तो बहुत मजा आता है। शारिब हाशमी, थैंक यू सो मच। हम यही दुआ करेंगे कि आप वो लीप लें और दुआ करिए बिल्कुल, और इस साल जो है मतलब अभी हो जाए, और आप और अगले साल आप अपनी फिल्म बनाएं, डायरेक्ट करें। हाँ और जब भी आप लखनऊ आए, टुंडे कबाब पराठा हम आपको, लखनऊ हम आएंगे तो कबाब पराठा आपको हम बिल्कुल खिलाएंगे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, 100%, बहुत बहुत thank you। शुक्रिया।